students, how are you all? I hope you all are very good. Let's start with the new chapter today of class 6 science, that is chapter number 11 about nature's treasure. Okay, let's start the chapter. See, first of all, we have the topic natural resources. Nature provides us with everything we need to survive. These useful things that we get from the nature are called natural resources. ठीक है, तो स्टूडेंट नेचर हमें वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है जो हमें सरवाइव करने के लिए चाहिए, एंड उन यूजफुल थिंग्स को जो हमें नेचर से मिलती हैं उन्हें कहा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज हमको सरवाइव ग्रो करने में हेल्पफुल होते हैं. एग्जाम्पल सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स. देन इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम, ये भी हमारे नेचर में ही प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर वेरी यूजफुल ऑल्सो. नाउ टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो स्टूडेंट्स नेचुरल रिसोर्सेज को हम 2 टाइप्स में ग्रुप करते हैं, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? विच डू नॉट गेट यूज्ड अप इवन आफ्टर बीइंग यूज्ड कॉन्टिन्यूसली. ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम कॉन्टिन्यूसली यूज करें फिर भी वो क्या नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, राइट? उन्हें कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल एयर, वाटर एंड सनलाइट. वेयरएज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? जो कि क्विकली रिप्लेस हो जाते हैं once they are used up. सॉरी, जो कि क्विकली रिप्लेस नहीं हो सकते. अगर वो एक बार यूज हो जाते हैं तो आप उन्हें क्विकली क्या नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. therefore they are called non renewable resources. एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एज वेल एज जो रेयर मिनरल्स हमारे मेट्रॉइड्स में फाउंड आउट किए जाते हैं, दे आर ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ओनली. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एयर. एयर क्या है? एयर आपने एक नेम है जो किसे प्रोवाइड किया है, मिक्सचर ऑफ गैसेस को. ऐसा मिक्सचर ऑफ गैसेस जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को बनाता है, दैट इज नोन एज एयर. तो ये एयर हमारे प्लैनेट को सराउंड करती है, कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है, एंड इस लेयर ऑफ एयर को विच इज अराउंड द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. सो बिकॉज क्योंकि एयर हमारे अर्थ को वार्म रखती है, इसलिए एटमॉस्फेयर को अर्थ का ब्लैंकेट भी कहा जाता है. सभी लिविंग बींग्स एयर के ऊपर ही डिपेंडेंट है फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है, जैसे हम विदाउट फूड और वाटर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, बट दैट फॉर अ फ्यू डेज तक तो फिर भी आप एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन एयर के बिना हम फ्यू मिनट्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ओके, चलो. नाउ एयर इज ऑल अराउंड अस. स्टूडेंट्स, एयर कहाँ है? हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है. एयर क्या है? गैस है जो कि इनविजिबल है. एयर का कोई कलर, स्मेल, टेस्ट, नथिंग इज देयर. एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है. वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट. जैसे कि जब विंड हमारी स्किन को टच करती है या फिर जब ट्री की लीव्स मूव होती हैं, दैट मीन्स द एयर इज मूविंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ स्टूडेंट, मूविंग एयर को क्या कहा जाता है? विंड. देयर आर सम एक्टिविटीज जैसे कि विनोइंग एंड नेचुरल इवेंट्स लाइक स्टॉर्म्स. ये क्या शो करते हैं कि एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. अर्थ आपका कवर्ड है थिक लेयर ऑफ एयर से, जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है. एटमॉस्फेयर अबाउट 300 किलोमीटर्स तक क्या एक्सटेंड है अबव द अर्थ सरफेस. जितना ज्यादा आप ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा ये जो एयर की थिकनेस है वो कम होती जाएगी. सारे वेदर चेंजेस एटमॉस्फेयर के इसी पार्ट में होते हैं. ठीक है, जो लोअर पार्ट है एटमॉस्फेयर का स्टूडेंट, उसमें एक लेयर भी प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ओजोन लेयर, जिसका काम है हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेस यानी कि यूवी रेस जो कि सन से प्रोड्यूस होती हैं उसको एब्जॉर्ब करना एंड उन्हें अर्थ सरफेस तक पहुंचने से प्रिवेंट करना. ये यूवी रेस क्या कर सकती है? सीरियस इलनेसेस कॉज कर सकती है, सच एज स्किन कैंसर एंड ऑल. ऑलराइट, चलो. सी, एयर फिल्स द स्पेस. स्टूडेंट्स, एज वी नो कि एयर क्या करता है? जितना भी खाली स्पेस है अर्थ में उसको फिल करता है. अगर स्पेस में एयर नहीं प्रेजेंट है, उस जगह पे एक ऐसा स्पेस जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है, तो स्पेस को कहा जाएगा वैक्यूम. नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. सो स्टूडेंट्स, अर्लियर टाइम्स, पहले टाइम पे लोग क्या बिलीव करते थे कि एयर एक सिंगल सब्सटेंस है, लेकिन 1775 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था लेवोजियर. उन्होंने ये शो किया कि एयर एक्चुअली एक मिक्सचर है गैसेस का. मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट है. उसके बाद ये डिस्कवर हुआ कि एयर के अंदर कुछ और भी गैसेस प्रेजेंट है along with nitrogen and oxygen, right? And near the earth surface के पास एयर में मेनली क्या है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है. Here is a table
जो एयर के कॉम्पोजिशन को शो कर रही है बाय वॉल्यूम। नाइट्रोजन आपका 78% है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% एंड अदर गैसेस कितनी है 0.96%। अब इन गैसेस के अलावा स्टूडेंट एयर के अंदर कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक भी प्रेजेंट होता है, राइट? चाहते हैं नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ईच कॉम्पोनेंट ऑफ एयर इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमारे एयर का सबसे ज्यादा अबंडेंट पार्ट है, दैट इज 78%, जिसकी वजह से वो मोस्ट प्लेंटिफुल गैस कहलाती है इन द एटमॉस्फेयर। अब नाइट्रोजन का एक बहुत क्रूशियल रोल है प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है? नाइट्रोजन क्या है, एयर से कहाँ जाता है, ग्राउंड तक जाता है नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में ड्यूरिंग रेन एंड लाइटनिंग, एंड जब वो सॉइल तक पहुंचेगा वो नाइट्रेट कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट जो नाइट्रोजन हमारे एयर में प्रेजेंट है वो भी हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होकर अमोनिया प्रोड्यूस करता है। अमोनिया क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, राइट? एंड ये फर्टिलाइजर्स प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं विच दे नीड। उसके अलावा एनिमल्स को बात करें तो एनिमल्स को कैसे नाइट्रोजन मिलता है, प्लांट्स खा के या अदर एनिमल्स को खाकर। सेकेंड component of air we have is oxygen. Oxygen कितना, अराउंड 20% ऑफ द एयर को कंपोज करता है, जिसकी वजह से वो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर में। इट इज एसेंशियल, ऑक्सीजन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स सभी को ऑक्सीजन चाहिए ब्रीदिंग के लिए, ठीक है? उसके बाद जो ह्यूमंस एंड एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देते हैं। ऑक्सीजन स्टूडेंट रेस्पिरेशन के लिए भी नेसेसरी है। रेस्पिरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म द फूड जो उन्होंने खाया था उस फूड से एनर्जी को रिलीज करते हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन कंबशन के लिए भी रिक्वायर्ड है। व्हाट इज कंबशन? अ केमिकल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, सच एज व्हेन समथिंग बर्न्स। ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। उसके साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ओनली। एंड ये ऑक्सीजन जिसे आप यूज करते हो एनर्जी ड्राइव करने के लिए फ्रॉम द फूड, वो कहां से आती है? एयर से आती है, एंड इस प्रोसेस को ही कहा जाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। नाउ द ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल कौन सी साइकिल है स्टूडेंट? ऑक्सीजन साइकिल है नेचुरल मूवमेंट ऑक्सीजन का थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड कंबशन, जहां पे ऑक्सीजन यूज होगी, एंड फोटोसिंथेसिस जहां पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। सो ये साइकिल क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के बैलेंस को मेंटेन रखती है। हाउएवर ये साइकिल डेलिकेट है एंड डिस्टर्ब हो रही है, किसकी वजह से? एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज की वजह से एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की वजह से। सो इसीलिए इफ यू वांट कि हम ऑक्सीजन साइकिल को प्रॉपरली वर्किंग में रखें, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट करें एंड फ्यूल बर्निंग को रिड्यूस करें। प्लांट्स यूजुअली ज्यादा ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू द यूज। एंड ये जो कंबाइंड इफेक्ट है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का, ये हेल्प करता है एक बैलेंस मेंटेन करने में बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड केवल 0.04% कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका हमारे एटमॉस्फेयर में। प्लांट्स इसी गैस का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, एंड बाय डूइंग सो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, एंड फिर उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। सो व्हाट डज इट शो? कि सभी लिविंग थिंग्स कनेक्टेड हैं, डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एंड एनिमल दोनों ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। उसके अलावा ये गैस आपकी कब प्रोड्यूस होती है? जब जो फ्यूल्स हैं लाइक पेट्रोल एंड डीजल बर्न होते हैं इन द व्हीकल्स, देन ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट वाटर वेपर। एयर में वाटर वेपर भी स्टूडेंट प्रेजेंट होता है जो कि डिपेंड करता है वेदर पर, और इसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। कैसे फॉर्मेशन होता है इसका? जब वाटर इवेपोरेट होगा। दो वाटर वेपर एक गैस है, आप उसको नहीं देख सकते लेकिन आप उसे उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ही वाटर वेपर एक कूल सरफेस को टच करता है तो वो वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है दोबारा से थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ओके, चलो along with that as we have discussed कि there are certain dust particles and smoke also present in our
एटमॉस्फेयर। तो एयर के अंदर डस्ट एंड स्मोक भी होता है, डस्ट पार्टिकल्स एयर में फ्लोट करते हैं एंड आप इन्हें देख भी सकते हो। जब एक रे ऑफ सनलाइट रूम में एंटर करती है तो उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स है जो फ्लोट करते हुए दिखते हैं। स्मोक का फॉर्मेशन कब होता है? जब फ्यूज बर्न होते हैं एंड स्मोक इज हार्मफुल टू ऑल लिविंग बीइंग्स। वी कैन ऑफन सी स्मोक जो फैक्ट्री चिमनी से राइज होता है या व्हीकल के एग्जॉस्ट से निकलता है, ऑलराइट, स्पेशली इन द लार्ज सिटीज। एंड ये स्मोक ही है जो एयर को पोल्यूट करता है एंड वेरियस एयरबॉर्न डिजीजेस इसके थ्रू होती है, ऑलराइट। चलो, नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। सो स्टूडेंट्स, आज वी नो कि सभी लिविंग थिंग्स को एयर चाहिए, स्पेसिफिकली ऑक्सीजन चाहिए एयर में से टू सर्वाइव। हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करेंगे। हाउएवर जब हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एयर वहां पे थिन हो जाती है, इसीलिए वहां पे ब्रीथ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज वाई माउंटेनियर्स जो हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं अपने साथ जब वो हाई माउंटेन्स क्लाइंब कर रहे होते हैं। डाइवर्स भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ लेके जाते हैं व्हेन दे डाइव डीप इनटू द सी। क्यों? बिकॉज अंडर वाटर भी एयर अवेलेबल नहीं है ह्यूमंस के लिए टू ब्रीथ। द पीपल जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करी जाती है टू हेल्प देम। एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिशेस, वो क्या करती हैं? वाटर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। उसके लिए उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन है दैट इज नोन एज गिल्स, जिससे वो क्या इस वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स ये आपके वाटर सरफेस पे आती हैं एंड अपने ब्लो होल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ह्यूमन बींग्स क्योंकि मैमल्स हैं तो वो अपनी नोज के थ्रू ब्रीथ करेंगे एंड देन वो एयर उनके लंग्स तक पास होती है। इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोचेस वो स्मॉल होल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। कौन से स्मॉल होल्स? जो उनके बॉडीज पे प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर नोन एज स्पाइरेकल्स। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स, इनके पास स्पेशल वे है सो दैट दे कुड ब्रीथ इन वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड। अर्थवर्म्स अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं। बर्ड्स ह्यूमन बींग्स की तरह अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं, ऑलराइट। चाहिए Now, what are the uses of air? So, first of all, air is helpful to living beings in many ways. कैसे? number one, कि air pollination में helpful होती है and seeds को spread करती है from one place to another. उसके बाद musical instrument जैसे कि flutes, mouth organs ये भी air की हेल्प से वर्क करते हैं। air lighter substances को separate करने में भी हेल्प करती है, जैसे कि husk from the grains during the process of winnowing. ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है वो ब्रीदिंग पर्पस के लिए नेसेसरी है फॉर ऑल द लिविंग बींग्स। नेक्स्ट, एयर बर्निंग के लिए रिक्वायर्ड है बिकॉज विदाउट एयर थिंग्स कैन नॉट बर्न। विंड एनर्जी का यूज किया जाता है विंड मिल्स को रोटेट करने के लिए। ये विंड मिल्स का आप यूज करते हैं फॉर द टास्क जैसे कि पंपिंग वाटर, रनिंग फ्लावर मिल्स एंड इवन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। देन प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फ्रॉम द एयर सो दैट वो अपना फूड प्रिपेयर कर सके थ्रू फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी किया जाता है एंड ये अर्थ को वार्म रखने में हेल्पफुल है। कैसे? हीट को ट्रैप करके फ्रॉम द सन। आफ्टर दैट एयर को टायर, ट्यूब एंड बैलून जैसे ऑब्जेक्ट्स में भी फिल किया जाता है सो दैट दे कुड फंक्शन प्रॉपरली। मूविंग एयर जिसे आप विंड कहते हो, ये एरोप्लेन्स की फ्लाइंग के लिए, सेलिंग बोट्स, फ्लाइंग काइट्स एंड ओपनिंग पैराशूट्स, इन सभी टास्क के लिए मूविंग एयर इज हेल्पफुल, ऑलराइट। चलो, नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अनदर नेचुरल ट्रेजर प्रोवाइडेड टू अस बाय द गॉड दैट इज नोन एज वाटर। एंड वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, राइट। सी अराउंड कितना 3/4 जो है हमारे अर्थ सरफेस वो वाटर से कवर्ड है। आपको वेरियस प्लेसेस में देखने को मिलेगा वाटर, जैसे कि पॉन्ड, रिवर, लेक, सीज एंड ओशियंस। उसके अलावा वाटर आपका अंडरग्राउंड भी प्रेजेंट है, ग्लेशियर्स में भी प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ आइस। एंड इन एडिशन उसके साथ साथ वाटर हमारा एयर में एज अ वाटर वेपर भी एग्जिस्ट करता है। अब मोस्ट ऑफ द अर्थ वाटर दैट इज अबाउट 97% वाटर स्टूडेंट ओशन एंड सीज में है एंड सॉल्टी है। एंड ये सॉल्टी वाटर हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करने के लिए सूटेबल नहीं होता है। दैट मीन्स केवल 3% वाटर अब अर्थ में बचा जो कि फ्रेश वाटर है। हाउएवर लेकिन एक लार्ज अमाउंट ऑफ दिस फ्रेश वाटर, इसमें से अब ये जो 3% फ्रेश वाटर बचा है इसमें से भी एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट आपका फ्रोजन है ग्लेशियर्स में
या फिर इतना ज्यादा डीप अंडरग्राउंड लोकेटेड है कि उसको बाहर एक्सट्रैक्ट करना काफी कॉस्टली होगा। तो कुल मिला के केवल 0.01% पानी जो है टोटल 100% वाटर में से वो इजिली एक्सेसिबल है एज सरफेस वाटर इन द रिवर्स, लेक्स एंड स्वैम्प, राइट। सो जस्ट अ वेरी स्मॉल पोर्शन, इसीलिए एक बहुत स्मॉल पोर्शन है सारे वाटर का अर्थ पर जो कि एक्चुअली अवेलेबल है फॉर द पीपल टू यूज। सी ह्यूमन बॉडी भी स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली 70% वाटर से बनी है एंड ब्लड के अंदर अराउंड 98% वाटर प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर? वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट? तो वाटर इज वेरी वाइटल फॉर लाइफ। ठीक है, एक पर्सन विदाउट फूड सेवरल वीक्स तक सर्वाइव कर लेगा, लेकिन विदाउट वाटर वो कुछ लिमिटेड डेज तक ही, यानी कि कुछ फ्यू डेज तक ही सर्वाइव कर पाएगा। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों की बॉडी जो है उनके अंदर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। अप्रोक्सीमेटली 70% ह्यूमन बॉडी वाटर की बनी है। हम वाटर को कंज्यूम करते हैं थ्रू फूड्स एंड ड्रिंक्स। उसके अलावा हम वाटर को लूज करते हैं यूरिन, स्वेट एंड द एयर जो आप एक्सेल करते हो उसके थ्रू। वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। इन हॉट वेदर में हमने देखा है कि हम पानी ज्यादा पीते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल रखना होता है। अब क्योंकि हमें स्वेटिंग होती है तो हमारी स्किन से वाटर ज्यादा रेट पर इवेपोरेट हो रहा होता है, हमारी बॉडी हीट को कैरी अवे किया जाता है जिससे हमारी बॉडी कूल रहे। नाउ इन प्लांट्स में वाटर नीडेड है फॉर सीड जर्मिनेशन एंड फॉर ग्रोथ, है ना। प्लांट्स में क्या करता है? वाटर न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से कैरी करके एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उसके अलावा प्लांट्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज करते हैं एयर में से फूड प्रोड्यूस करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो वाटर प्लांट कहाँ से? सॉइल में से एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, वाटर को प्लांट सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं अपनी रूट्स के थ्रू। हमारे फूड में भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम बीइंग नेसेसरी, अब वाटर लाइफ के लिए तो नेसेसरी है ही, उसके अलावा भी वाटर के काफी यूजेस हैं। क्या? नंबर 1 कि इसे आप कुकिंग एंड क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। सेकेंडली, डैम्स में इसका यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आफ्टर दैट फार्मिंग में एंड काफी सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए भी वाटर इज एसेंशियल। देन वाटर एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह सर्व करता है। उसके अलावा वाटर एक हैबिटेट भी है काफी सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। प्लांट एंड एनिमल्स लिव इन द वाटर ऑल्सो। सो इस तरीके से वाटर क्या कहता है? वाटर हीट अप एंड कूल डाउन मोर स्लोली। वाटर लैंड के कंपेरेटिवली ज्यादा जल्दी हीट भी हो जाता है एंड कूल डाउन भी हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो टेम्परेचर है वाटर बॉडीज का वो स्टेबल रहता है, जिससे कि एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स कंफर्टेबली एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी पानी के अंदर इजिली सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक वाटर पोल्यूशन। सो स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द वाटर जो आज हम यूज कर रहे हैं उन्हें रिवर्स एंड लेक से क्या सोर्स किया जा रहा है, एंड हर रोज काफी सारे हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं जो कि इन वाटर बॉडीज में डंप कर दिए जाते हैं। इससे वाटर डर्टी हो जाता है, एंड जब वाटर आपका इन सब्सटेंसेस से कंटेमिनेट होता है उस वाटर को कहा जाता है पोल्यूटेड वाटर। एंड ये जो प्रोसेस है वाटर जो रिवर, लेक, पॉन्ड्स या अदर वाटर बॉडीज में प्रेजेंट है, उस वाटर को इम्प्योर बनाने का जो प्रोसेस है हार्मफुल मटेरियल्स को ऐड करके, दैट इज नोन एज वाटर पोल्यूशन। अब वाटर को पोल्यूटेड कब कंसिडर किया जाएगा? जब वो और ज्यादा या अब फर्दर ड्रिंकिंग या बेदिंग पर्पस के लिए सेफ नहीं रहा। हार्मफुल सब्सटेंसेस जो पानी को इम्प्योर बनाते हैं उन्हें अब वाटर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। ये पोल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल है वाटर को पोल्यूट करने के लिए एंड उसे अनसेफ बनाने के लिए फॉर लिविंग बींग्स। ठीक है, कुछ कॉमन पोल्यूटेंट्स यहाँ पे गिवन है लाइक सीवेज, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। सी स्टूडेंट, ये सब्सटेंसेस काफी हार्मफुल हो सकते हैं टू द पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड कुछ केसेस में ये सब्सटेंसेस इवन डेडली होते हैं, जानलेवा। इसके बाद स्टूडेंट, रिवर्स एंड लेक से जो वाटर है वो काफी हाईली पॉल्यूटेड वाटर होता है एंड इट इज नॉट सेफ फॉर यूज एट होम अनलेस इट इज ट्रीटेड। जब तक उसे ट्रीट ना किया जाए वो घर में यूज करने के लिए वो पानी सेफ नहीं है। सो बिफोर इट इज सप्लाइड, तो उसे इस पानी को हमारे घर तक सप्लाई करने से पहले इस पोल्यूटेड वाटर को क्लीन किया जाता है, ट्रीट किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, सो दैट सारी ओडोर एंड इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जा सके।
एंड अब वो वाटर जो क्लीन है, सेफ टू ड्रिंक है, उसे कहा जाता है पोर्टेबल वाटर। ठीक है, जो वाटर आपको टैप्स के थ्रू रिसीव होता है अपने घर पे, वो यूजुअली पोर्टेबल कंसिडर किया जाता है बिकॉज वो क्लीन होता है, उसकी कोई बैड स्मेल नहीं होती है। हाउएवर कभी कभी इवन क्लीन लुकिंग वाटर, साफ दिखने वाला पानी भी कभी कभी हो सकता है उसके अंदर कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपनी नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसे पानी को अगर आप पीते हो तो उससे बीमारियां हो सकती है। इसीलिए इवन क्लियर एंड ओडोरलेस वाटर भी हमारे लिए कभी कभी सेफ नहीं होता ड्रिंक करने के लिए। सो दैट इज वाई इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप पहले टैप वाटर को भी प्योरीफाई करें अपने घर पर बिफोर ड्रिंकिंग। कुछ कॉमन वेज यहाँ पे गिवन है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए एट योर होम। नंबर 1, आप वाटर फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं, क्लोरीन टैबलेट्स ऐड कर सकते हैं, या वाटर को बॉईल कर सकते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज वाटर कंजर्वेशन। तो स्टूडेंट जैसे जैसे पॉपुलेशन आपकी कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही है, यूज ऑफ वाटर भी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली वाटर इज नॉट ऑलवेज यूज वाइजली। वाटर हमेशा वाइजली यूज नहीं किया जाता। वाटर का ओवर यूज है जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है। कुछ स्टेट्स हैं लाइक गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पे तो वाटर शॉर्टेजेस भी फेस करी जा रही हैं। इनफैक्ट अदर स्टेट्स में भी वाटर स्कैसिटी एक कंसर्न हो चुका है बिकॉज ऑफ वेस्टेज एंड ओवर यूज। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम वाटर को केयरफुली लर्न करना सीखें एंड उसको अपने फ्यूचर नीड्स के लिए भी कंजर्व करना सीखें। सो फॉर दैट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। व्हाट इज इट? कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर। बारिश के पानी को कलेक्ट करना एंड स्टोर करना। कहाँ से? बिल्डिंग के रूफ टॉप से। उसे कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऑलराइट, सी सो इफ यूज्ड वाइजली, अगर आप वाइजली यूज कर सकते हैं तो रेन वाटर आपके इस वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। कुछ यहाँ पे वेज गिवन है जैसे किस तरीके से आप रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे एंड यूज करेंगे। नंबर 1, रेन वाटर जो आपके रूफ टॉप्स, छत पे इकट्ठा हो जाता है, आप उसको डायरेक्टली एक फिल्टर टैंक में डालेंगे जिसमें सैंड एंड पेबल्स फिल्ड है। उसके बाद वहां से फिल्टर्ड वाटर आपका एक स्टोरेज टैंक में जाता है। वो स्टोर्ड वाटर को फिर आप बाद में गार्डनिंग, बेदिंग, फ्लोर क्लीनिंग एंड वॉशिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हो। सेकेंडली स्टूडेंट, जो हमारी रोड्स की साइड है उन्हें आप ब्रिक्स से लाइन कर सकते हैं सो दैट सारा रेन वाटर कहाँ ग्राउंड में सीप हो जाए, जिससे हमारा अंडरग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाए। थर्ड मेथड क्या है? स्पेशल वेल्स बनाए जा सकते हैं रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए सो दैट उसके बाद इस वाटर को प्योरीफाई किया जाए एंड कम्युनिटीज तक सप्लाई किया जाए फॉर द यूज। लार्ज डैम्स, बड़े बड़े डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जहां भी पॉसिबल है सो दैट जो एक्स्ट्रा रेन वाटर फ्लो कर रहा है रिवर्स के थ्रू उसे स्टोर कर लिया जाए एंड फिर स्टोर्ड वाटर को आप फार्मिंग, ड्रिंकिंग या जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी पर्पसेस के लिए यूज कर सकें। Next we have the topic step wells. See, structures like Bawadi in Rajasthan and Wow in Gujarat, ये ट्रेडिशनल स्टेप वेल्स हैं जिन्हें वाटर स्टोर करने के लिए एंड इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता था ऐसे एरियाज में जहां पे बहुत कम बारिश होती थी। अब ये स्टेप वेल्स हमारे इंडिया में अराउंड 600 साल पहले डेवलप किए गए थे। इनको डिजाइन किया गया था एज वेल एज और पॉन्ड्स विद स्टेप्स जो कि वाटर को नीचे लेके जाएंगे। एंड इनका वन ऑफ द मेन एडवांटेज क्या था कि ये रेन वाटर को कलेक्ट करते थे एंड ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन रखते थे। ठीक है, चल नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक सोलर एनर्जी। स्टूडेंट्स, एज यू हैव लर्नड अर्लियर कि प्लांट सनलाइट का यूज करते हैं फूड प्रोड्यूस करने के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? तो इसके अलावा सन हमें लाइट एंड वार्मथ प्रोवाइड करता है। सनलाइट आपका प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का ऑन द अर्थ सरफेस, दिस वी नो। अब आपने नोटिस किया होगा कि आजकल सोलर पैनल्स जो हैं काफी बिल्डिंग्स पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। यू कुड सी these are the सोलर पैनल्स। ये पैनल्स क्या करते हैं स्टूडेंट? एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं सन से एंड उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से सोलर कुकर्स का यूज किया जाता है फूड प्रिपेयर करने के लिए, दिस इज अ सोलर कुकर। सोलर हीटर्स का यूज किया जाता है टू हीट द वाटर, दिस इज द सोलर हीटर। तो स्टूडेंट, सनलाइट एसेंशियल है लाइफ के लिए। सभी लिविंग बींग्स ईदर डायरेक्टली और डायरेक्टली सभी लिविंग बींग्स सन के ऊपर डिपेंडेंट हैं क्योंकि सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। प्लांट सनलाइट का यूज कर रहे हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर इसके बाद ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन्हीं प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं अपने नरिशमेंट एंड ग्रोथ के लिए। इस तरीके से पूरी जो लाइफ साइकिल है अर्थ पर स्टूडेंट, वो किसकी वजह से? सन की एनर्जी की वजह से सपोर्टेड है।
सन नहीं होगा तो ये जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होगी ऑन द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट वी हैव फॉरेस्ट। सी फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट एक लार्ज एरिया जो कि थिक ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड श्रब से कवर्ड होता है। वाइड वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होम है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एक वेल स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी बनाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की। काफी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं फॉरेस्ट, जो कि हमें काफी एसेंशियल आइटम्स ऑफर करते हैं एंड वी यूज देम इन अवर डेली लाइफ। फॉरेस्ट एक नेचुरल शेल्टर भी है डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेप्टाइल, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स के लिए, जो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द हार्श वेदर एंड द सन। फॉरेस्ट का एक मेजर रोल है एयर में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए, अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए, एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट द फ्लड, सॉइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड्स। नाउ व्हाई फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट? द फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर सेवरल रीजन। ठीक है, नंबर 1 सोर्स ऑफ फायरवुड। बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं हमारे वर्ल्ड में जहाँ पे वुड आज भी प्राइमरी सोर्स है फ्यूल का फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। एंड हमारी कंट्री में अबाउट 43% टोटल एनर्जी जो कंज्यूम करी जाती है वो वुड से ही आती है, लकड़ी से। एंड जब वुड को चारकोल में कन्वर्ट किया जाता है तो वो एक और एफिशिएंट फ्यूल बन जाता है, राइट? चलो, सेकेंड है सोर्स ऑफ फॉडर। तो फॉरेस्ट फूड भी ऑफर करता है फॉर द ग्रेजिंग एनिमल्स। काफी सारे टाइप्स के ग्रासेस, ट्रीज एंड बुशेस हैं जो फॉरेस्ट में एज अ न्यूट्रिशियस फॉडर है फॉर द लाइफस्टॉक। फॉरेस्ट एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, यानी कि देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट जो कि ट्रेडिशनल हीलिंग मेथड्स में यूज किए जाते थे। एंड बहुत पुराने टाइम से ही लोग जो है हर्ब्स एंड प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि फॉरेस्ट में, जंगलों में ही मिलते हैं। एंड उन प्लांट्स एंड हर्ब्स से हम अलग अलग बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि तुलसी, नीम, अश्वगंधा, गार्लिक, राइट? देन फॉरेस्ट क्या है? एक सोर्स है ऑफ फूड एंड शेल्टर फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑल्सो, राइट? काफी सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो हमारी कंट्री में है वो फॉरेस्टेड एरिया में रहते हैं। फॉरेस्ट उन्हें एसेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन। नाउ डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड को कट कर देना। ठीक है, क्या? ट्रीज को कट करके। क्यों? वुड और लैंड के डिमांड को पूरी करने के लिए। दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। एंड डिफॉरेस्टेशन के सेवरल रीजंस है। नंबर 1 पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आ रहा है, तो ज्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट है फॉर बिल्डिंग हाउसेज, इंडस्ट्री, स्कूल, ऑफिसेज एंड अदर फैसिलिटीज। एंड इन सभी चीजों के लिए स्पेस बनाने के लिए फॉरेस्टेड एरियाज को ही क्लियर किया जा रहा है। वुड फॉर इंडस्ट्रीज, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो इंडस्ट्रीज को भी ज्यादा वुड की रिक्वायरमेंट है फर्नीचर, पेपर एंड अदर प्रोडक्ट बनाने के लिए। एंड इसी बढ़ती हुई डिमांड के लिए क्या हो रहा है? फॉरेस्ट कवर का लॉस हो रहा है। डैम कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग डैम्स बनाने में भी एक लार्ज एरिया चाहिए होता है फॉरेस्ट लैंड का, जिसे क्लियर किया जाता है। फॉरेस्ट फायर जब एक बार स्टार्ट हो जाती है उसे कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, जिससे एक लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं बहुत जल्दी ही क्या हो जाते हैं? डैमेज और डिस्ट्रॉय। नाउ इफेक्ट्स, डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स क्या है? नंबर 1, इससे सॉइल इरोजन होता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी ओवर द टाइम। सेकेंडली, डिफॉरेस्टेशन रेनफॉल पैटर्न को भी इफेक्ट करता है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, कितनी बारिश होगी, वो कम होने लगती है, जिससे कुछ रीजन्स में ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाता है। थर्ड, बर्निंग वुड, डिफॉरेस्टेड एरियाज में जब आप वुड बर्न करते हो तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एयर में इंक्रीज हो जाता है। एंड जब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो उससे एयर पोल्यूट हो जाएगी एंड ग्लोबल वार्मिंग होगी। दैट इज व्हाट? ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर, धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। फिर विदाउट ट्रीज, बिना ट्रीज के, जो कि रेन वाटर के फ्लो को स्लो डाउन करते हैं, वो जो है बारिश का पानी बहुत क्विकली रन ऑफ करेगा एंड इट विल कॉज फ्लड्स ऑल्सो। उसके बाद ट्रीज का रिमूवल जो है क्लाइमेट चेंजेस भी लाता है एरिया में, जिसकी वजह से वो एरिया वार्मर हो जाता है, ड्राई होने लगता है ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर। एंड विदाउट वेजिटेशन, एनिमल्स का भी जो नेचुरल सोर्स है फूड एंड शेल्टर का, वो भी खत्म हो जाए। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट क्योंकि एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को, एनवायरनमेंट को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स लें कि हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व कर सकें। नंबर 1, गवर्नमेंट को ये जो एक्सेसिव कटिंग है ट्रीज की, इसे रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। अ ट्री फॉर अ ट्री अप्रोच, इसे फॉलो किया जाना चाहिए। मतलब क्या? कि हर एक ट्री जो आप कट कर रहे हो उसके प्लेस में एक न्यू ट्री जरूर लगाया जाए।
उसके बाद पेपर बेस्ड मटेरियल्स जो होते हैं जैसे कि ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड नोटबुक्स, इन्हें रिसाइकल किए करना चाहिए सो दैट जो ट्रीज को कट करने की नीड है वो कम हो सके। आफ्टर दैट पीपल, लोगों को डिस्करेज किया जाना चाहिए वुड को एज अ फ्यूल सोर्स यूज करने के लिए। इफ अ फॉरेस्ट फायर, अगर जंगल में आग लग जाती है तो उसे कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश किया जाना चाहिए क्विकली, कुछ एडवांस टेक्निक का यूज करके। नेक्स्ट इज वन महोत्सव। वन महोत्सव जो क्या करता है, जो इसका मीनिंग है फेस्टिवल ऑफ ट्रीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, किसके बारे में, ट्रीज की इंपॉर्टेंस के बारे में, एंड लोगों को एनकरेज करने के लिए कि दे शुड प्लांट मोर ऑफ द ट्रीज। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1950 में एक सक्सेसफुल ट्री प्लांटेशन ड्राइव के बाद, जो कि आपका दिल्ली में हुआ 1947 में, एंड इसको लीड किया था खुर्शीद अहमद खान ने, जो कि इस टाइम पर दिल्ली के कमिश्नर थे। एंड अब इस वन महोत्सव पर्पस को प्रमोट करने के लिए ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज कैरी आउट की जाती है, जिनका फोकस होता है नेटिव स्पेशीज पर विच आर वेल सूटेड टू द लोकल एनवायरनमेंट एंड मोर लाइकली टू सर्वाइव। देन वी हैव चिपको मूवमेंट, जो कि 1972 में स्टार्ट हुआ था टिहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। इसके लीडर थे सुंदर लाल बहुगुणा, एंड इसके अंदर सारे ट्राइबल विलेजर्स को इन्वॉल्व किया गया, उनमें से ज्यादातर इलिटरेट लोग थे। इस मूवमेंट का गोल क्या था कि ट्रीज को कट करने से स्टॉप करना। एंड कट करने के लिए कौन आए थे, कुछ ग्रीडी कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे। ठीक है, अब इंस्पायर्ड बाय द गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस के जो प्रिंसिपल्स थे गांधी जी के, उनसे इंस्पायर्ड होकर विलेजर्स ने वहां पे क्या किया, ट्रीज को हक कर लिया इस तरीके से कि हम इन्हें कटने नहीं देंगे, उनको प्रोटेक्ट करने लगे। और ये जो वर्ड है चिपकू, इसका मतलब होता है टू हक। सो इस मूवमेंट से क्या हुआ, धीरे धीरे ये हिमालयन फुटहिल से इंडिया के अदर पार्ट्स तक भी स्प्रेड हो गया ये मूवमेंट, एंड आज के टाइम पे ये एक सिंबल है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स का। नेक्स्ट वी हैव सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स। नंबर 1, सॉइल एंड इट्स फॉर्मेशन। तो सॉइल हमारे अर्थ सरफेस की सबसे अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, एक नेचुरल सब्सटेंस है जो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का शेल्टर है। एंड फ्रॉम द क्रॉप्स एंड प्लांट्स जो सॉइल में ग्रो करते हैं, ठीक है, हमें इनसे फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड बहुत सारे यूजफुल रिसोर्सेज मिलते हैं। ऑलराइट, अब सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है स्टूडेंट, एक प्रोसेस है जिसका नाम है वेदरिंग। इस प्रोसेस के थ्रू सॉइल बनती है। इसमें जनरली मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जहां पे बड़े बड़े रॉक्स ब्रेक होके सॉइल बनाते हैं, उसी को आप वेदरिंग कहते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स हैं सॉइल फॉर्मेशन में। नंबर 1, पहले रॉक्स स्मॉलर पीसेज में ब्रेक होंगे, विंड, वाटर या टेम्परेचर चेंज के इफेक्ट्स की वजह से। उसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज, एनिमल्स एंड प्लांट्स भी इन रॉक्स को ब्रेक करने में हेल्पफुल होते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। आफ्टर दैट ये ब्रोकन पार्टिकल्स फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू एंड बैक्टीरिया के थ्रू ब्रेक किए जाएंगे, जिससे ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा। व्हाट इज ह्यूमस, एक न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल। एंड इसके बाद मिनरल्स एंड सॉल्ट जो हैं सॉइल में ऐड हो जाते हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज ओनली। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। द सॉइल 4 मेन कॉम्पोनेंट से बना है, दैट इज मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर। ये सारे एलिमेंट्स वेल ब्लेंडेड होते हैं। जो ऑर्गेनिक पार्ट है सॉइल का उसे ह्यूमस कहोगे। सॉइल के अंदर फिजिकल एंड केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं सॉइल की, दैट इज कलर, टेक्सचर, पोरोसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड द ऑर्गेनिजम्स जो कि उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक सॉइल प्रोफाइल। तो डिफरेंट प्लेसेस, हर एक जगह पे स्टूडेंट क्या डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप्स की सॉइल होती है, डिपेंड करता है कि वो किस रॉक से मिलकर वो सॉइल बनी है। ठीक है, चलो, सो स्टूडेंट्स ऑन द सरफेस पे आप केवल सॉइल की टॉप लेयर देख पाते हो, जो कि थिकनेस, कलर, टेक्सचर, एसिडिटी, पोरोसिटी एंड कॉम्पोजिशन में वेरी करती है। तो जो विजिबल सेक्शन है उसे आप सॉइल प्रोफाइल कहते हो। एंड सॉइल प्रोफाइल को आप क्लियरली देख सकते हैं अगर आप एक ट्रेंच, वेल, डिश या बिल्डिंग फाउंडेशन को डिग करते हैं। उसके बाद सॉइल प्रोफाइल के अंदर स्टूडेंट जो सारी लेयर्स होती हैं उन्हें कहा जाता है हॉरिजॉन्स। टॉप सॉइल, सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होगी टॉप सॉइल, जिसके अंदर ह्यूमस होता है। ह्यूमस ही सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। प्लांट सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसी लेयर से एब्जॉर्ब करते हैं उसकी ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए। सेकेंड है सबसॉइल। सबसॉइल आपकी वो लेयर है जो बिलो द टॉप सॉइल होती है। इसके अंदर मिनरल्स होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होता है, वाटर डिजोल्व या आयरन ऑक्साइड्स में। एंड जो लार्जर प्लांट्स एंड ट्रीज की रूट्स होती हैं वो यूजुअली इसी लेयर तक जाती हैं।
सेकेंड वी हैव सी हॉरिजन. सी हॉरिजन लेयर जो है वो किससे बनी है? पार्शियली वेदर्ड मटेरियल से. इसके अंदर सारे लम्प्स जो है रॉक्स के वो इंक्लूड होते हैं, जिनमें क्रैक्स, होल्स है, गैप्स होते हैं, अलाउिंग वाटर टू पास थ्रू एंड ड्रेन इनटू डीपर लेयर्स. देन बेडरॉक. बेडरॉक कहाँ है? सॉइल प्रोफाइल के बेस में होता है, काफी लाइट इन कलर होता है, इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता. इट कंसिस्ट ऑफ हार्ड रॉक जिसको ब्रेक या कट करना काफी डिफिकल्ट है. तो इस तरीके से ये 4 लेयर्स होती हैं सॉइल प्रोफाइल के अंदर, डाउन बाय डाउन. नेक्स्ट वी हैव रॉक्स एंड मिनरल्स. रॉक्स एंड मिनरल्स कहाँ हैं? हमारे अर्थ के आउटर लेयर में. रॉक्स का यूज किया जाता है फॉर बिल्डिंग द स्ट्रक्चर्स लाइक हाउसेज, रोड, डैम्स एंड बिल्डिंग्स. उसके अलावा आप इन्हें हाउस होल्ड में भी यूज करते हैं फॉर किचन काउंटर टॉप, स्टेयरकेसेस, फ्लोर्स एंड टेम्पल कंस्ट्रक्शन. तो रॉक एक नेचुरल सॉलिड मटेरियल है जो 1 और मोर मिनरल्स का बना है. कैसे बनता है? मिनरल क्रिस्टल्स का सॉलिड मास में फ्यूजन होने के बाद. मिनरल एक नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल है जिसका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है एंड एक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है एटम्स का. रॉक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अंदर मिनरल्स होते हैं एंड उन्हीं मिनरल्स का आप मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हो, सच एज ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स एंड मेनी मोर. लास्ट वी हैव व्हाट? फॉसिल फ्यूल्स. सी, फ्यूल्स क्या है? फ्यूल्स आर द सब्सटेंसेस जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जब आप उन्हें एयर के प्रेजेंस में बर्न करोगे. हाउएवर, बहुत सारे फ्यूल्स की जो बर्निंग है उससे एक लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल्स में डिफरेंट टाइप्स का फ्यूल यूज होता है, राइट? चलो, अब फ्यूल्स आपके डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है. दैट इज सॉलिड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड, लिक्विड फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल, एंड गैसियस फ्यूल्स लाइक एलपीजी एंड सीएनजी. फॉसिल फ्यूल्स भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं. वुड आपका सबसे अर्लीस्ट फ्यूल था जो कि ह्यूमन बींग्स ने यूज किया था फायर स्टार्ट करने के लिए. कोल एक क्रूशियल एनर्जी सोर्स बाद में बना बिकॉज इसको यूज किया गया स्टीम इंजन को पावर प्रोवाइड करने के लिए एंड ऑल्सो द फ्यूल फर्नेसेस ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. नाउ पेट्रोल एंड डीजल आपके मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स हैं इन द व्हीकल्स टुडे. कैसे ऑब्टेन किया जाता है? एक प्रोसेस के थ्रू विच इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, है ना, ऑल्सो नोन एज पेट्रोलियम. इसके थ्रू आपको क्या मिलता है? पेट्रोल एंड डीजल मिलता है. नेचुरल गैस को आप कुकिंग पर्पस के लिए एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं. एलपीजी दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको वाइडली यूज किया जाता है होम्स में फॉर द पर्पस ऑफ कुकिंग. एंड मोर रिसेंटली कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस दैट इज सीएनजी का यूज किया जा रहा है व्हीकल्स को पावर प्रोवाइड करने के लिए, जो कि एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव है कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल. फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूडिंग कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये सभी लिमिटेड अमाउंट में है. इन फ्यूल्स का फॉर्मेशन मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि हाई हीट एंड प्रेशर में क्या रहते हैं? सब्जेक्टेड रहता है विद इन द अर्थ, डीप विद इन द अर्थ. हाउएवर, क्योंकि हम इन्हें बहुत क्विकली यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से ये एक बहुत सीरियस कंसर्न हमारे प्लैनेट के लिए हो चुका है बिकॉज दे आर नॉन रिन्यूएबल. आने वाले टाइम पे ये खत्म हो जाएंगे अगर हम इन्हें इसी रेट पे यूज करेंगे. सो व्हेन फॉसिल फ्यूल्स, जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, ये स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है. ठीक है, एंड जो हमारा हैवी रिलायंस है इन फ्यूल्स के ऊपर, इससे भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूशन होता है जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग एंड पुअर एयर क्वालिटी. ओके, that's all for the chapter. It's completed. I hope that you must have understood some of the natural resources which have been provided to us by the nature, and they help us in many different ways. They make our life easy and also help us to survive. Now let's meet in the next session very soon, and then take care of yourself, and thanks to everyone.